अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ अली कुरैशी और आप देख रहे हैं शाबाश चैनल, जहां मिलती है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड असली बात और सीधी बात। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के 5 बुनियादी उसूलों को सीखा और समझा, और मुझे उम्मीद है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने 5 रूल्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे वो? पहला रूल कौन सा था? पर्पस, राइट। दूसरा कौन सा था? याद करो, मुझे बताओ कौन सा था दूसरा? हायरार्की। तीसरा कौन सा था? कॉन्ट्रास्ट। चौथा अलाइनमेंट। एंड द फिफ्थ वन प्रॉक्सिमिटी। अब जो रिमेनिंग 5 रूल्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वो 5 रूल्स हैं कि जो एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर के बीच का फर्क है। आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिर में सुपर पावर देगी लोग। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग 5 रूल्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। टोटल 10 रूल में से 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात अपने जहन में लाजमी रखो कि इन रूल्स को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो सिर्फ देखने और सुनने से ज़्यादा प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। तो रूल नंबर 6 कौन सा है? रूल नंबर 6 है मेरी जान, बैलेंस। बैलेंस क्या होता है कि हर डिजाइन का एक विजुअल वेट होता है। बैलेंस का मतलब होता है उस विजुअल वेट को कंट्रोल करना। अगर एक बड़ी इमेज रखी हुई तो उसके बराबर में जो आपने एलिमेंट्स रखने हैं वो इस तरीके से रखने हैं कि इनका वेट बैलेंस रहे। जब आपका आर्ट वर्क डिजाइन होता है तो ऐसा ना हो कि सारी चीजें आपने सेंटर में ही रख दी है। ये बैलेंस नहीं होता। बैलेंस का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से प्लेस करना कि पूरा आर्टवर्क प्रॉपर बैलेंस लगे, कहीं एक साइड से झुका हुआ ना लगे। लेफ्ट अलाइन में रखा तो सारी चीजें लेफ्ट अलाइनमेंट में डाल देना। पिक्चर रखी हुई है तो पिक्चर के साथ कुछ बैलेंस करो एलिमेंट्स को, हेडिंग को, हेडिंग की प्लेसमेंट को, लोगो की प्लेसमेंट को, बॉडी के टेक्स्ट को, एड्रेसेस को, फुटर को, हैंडल को, इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करना, वेट को कंट्रोल करना बैलेंस कहला। तो बैलेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के बैलेंस होता है। एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। दोनों ही ठीक है। सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है? ये मिरर्ड होता है। जैसे कि गवर्नमेंट के लोगोज आपने देखे होंगे, अगर एक साइड पे फूल पत्तियां हैं या कोई भी चीज बनी हुई है तो दूसरी साइड पे भी सेम जो है ना उसका वेट होगा। ये बैलेंस होता है, ये सिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। मिरर्ड होगा डिजाइन। और एसिमेट्रिकल डिजाइन जो होता है ये मिरर्ड नहीं होता, लेकिन इसमें चीजों की प्लेसमेंट इस तरीके से रखी होती है कि पूरा जो आर्टवर्क है वो बैलेंस दिखता है। वो कहीं से भी झुका हुआ नहीं दिखता, कहीं से ज्यादा भरा हुआ नहीं दिखता। चीजें अगर यहाँ पे प्लेसमेंट हुई थी ठीक से तो उसके बैलेंस में बाकी चीजें भी प्रॉपर रखी हुई है। तो ये 2 टाइप्स हैं बैलेंस के। अब आते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस या फिर नेगेटिव स्पेस, ये वो एरिया है जहाँ कुछ नहीं होता, खाली होता है। लेकिन वो भी एक एलिमेंट के तौर पे यूज किया गया है। रूल्स कहते हैं खाली जगह रखना या वाइट स्पेस रखना ये इंटेंशनल है। अगर आपके डिजाइन में वाइट स्पेस ना हो तो डिजाइन जो है बहुत ज्यादा भरा भरा फील देता है। कि वाइट स्पेस से फायदा क्या होता है? जो लग्जरी ब्रांड होता है ना वो वाइट स्पेस को सबसे ज्यादा यूज करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एप्पल की वेबसाइट को देखें तो वो खाली नजर आएगी आपको, लेकिन वो जो खाली जगह उसने रखी है वो इंटेंशनली यूज किया गया है वाइट स्पेस को। क्योंकि अगर वो खाली जगह ना हो तो उस जो भी उसका मैसेज है या जो भी प्रोडक्ट का नाम है या जो भी डिटेल हो उस पर नजर नहीं जाएगी। बाकी जगह खाली होने से ही व्यूअर की नजर मैसेज के ऊपर पहले पड़ती है।
तो वाइट स्पेस को इंटेंशनली यूज करना ये एक आर्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि कस्टमर की मेंटेलिटी तो ऐसी है ना, यार ये खाली लग रहा है इसको भर दो, एक एक इसको जो है ना भर दो सा है। या डिजाइनर खुद भी इसी तरह से सोचते हैं ना, मैं यहाँ पे ये लगा दूँ, इसके साथ ये भी डाल दूँ, ये एलिमेंट भी रख दूँ, फुटर भी ये कलर भी डाल दूँ। डिजाइन को इतना भर देते हैं कि डिजाइन खुद जो है वो ब्रीथ ही नहीं कर पाता। तो वाइट स्पेस जो है उससे आपके एलिमेंट्स सांस लेते हैं, थोड़ा सा डिजाइन भी सांस लेते हैं भाई। अगर कस्टमर आपसे ये बोलता है ना कि यार आपने ये खाली जगह क्यों रखी है, इसको भर लो, तो आपका काम है उसको समझाना। पहले तो आप खुद समझो, अगर आप वाइट स्पेस को समझ जाओगे तो आप कस्टमर को भी समझा पाओ कि सर ये जो मैंने खाली जगह रखी है डिज़ाइन के अंदर, ये इंटेंशनली रखी है, जान के रखी है, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस मैसेज के साथ मैं कोई एलिमेंट या कोई चीज़ डाल दूंगा तो दोनों चीज़ें ब्लर हो जाएगी। कस्टमर जो है वो डायरेक्ट मैसेज में नज़र नहीं जाएगी, कस्टमर की नज़र पे डिसाइड करती है कि वो क्या पता पहले इसको देखे, दूसरे एलिमेंट के ऊपर देखे। तो अगर उस एलिमेंट की जगह आपके वाइट स्पेस को इंटेंशनली यूज़ किया, आपके मैसेज के ऊपर सबसे पहले नजर जाती है कस्टमर। अब बात करते हैं रूल नंबर 8। वो क्या है? रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन का मतलब है कि एक ऐसा कंसिस्टेंट विजुअल पैटर्न बनाना कि जो कि पूरी ब्रांड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, और उस पैटर्न को इस तरीके से हर जगह यूटिलाइज करना कि वो उसको देख के फील हो कि ये प्रॉपर ब्रांडिंग हुई हुई है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो हर हेडिंग का फॉन्ट जो है वो सेम होना चाहिए, हर पेज पे जो हेडिंग का साइज है वो सेम होना चाहिए, जो सेफ एरियाज या मार्जिन जो आप डिसाइड करते हैं वो सेम होने चाहिए, और फॉन्ट का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर पैराग्राफ डिज़ाइन किया गया है तो नेक्स्ट पेज पे भी पैराग्राफ वैसा ही आना चाहिए, वैसी अलाइनमेंट, वैसी पोजीशन के साथ। ये रेपुटेशन था। और अगर उसके साथ आपने कोई विजुअल पैटर्न बनाया हुआ, कोई डेकोरेटिव एलिमेंट या कुछ, या कोई बॉर्डर, तो वो हर जगह हर पेज पे सेम रिपीट होना चाहिए। बिगिनर्स क्या करते हैं, अक्सर बिगिनर्स यही मिस्टेक कर जाते हैं। तो क्या कहता है कि पहले पेज पे जो है वो हेडिंग का साइज कुछ रखा हुआ है, दूसरे पे हेडिंग बहुत बड़ी करती, तीसरे पे पिक्चर किसी अदर तरीके से रखती। ऐसा नहीं करते। चाहे जो आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है उस स्ट्रक्चर को ही थ्रू आउट आपकी पूरी ब्रांडिंग के अंदर जो है नजर आना चाहिए। गूगल की मिसाल ले लो, गूगल क्या करता है, गूगल के जो कलर पैलेट है वो थ्रू आउट जितनी भी ब्रांडिंग हो, चाहे उसका बैनर बन रहा हो, चाहे उसके ऐड बन रहे हो, चाहे उसका इंटरफेस बन रहा हो, कुछ भी हो, वो सेम कलर पैलेट सब जगह अप्लाई होता है। तो ये है रिपीटेशन। ये बड़े ब्रांड्स जो है ना इसको बहुत फॉलो करता है। तो अब रिपीटेशन को समझ गए, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 है टाइपोग्राफी। ये वो रूल है कि जिसको मैं साइलेंट किंग कहता हूँ। क्यों? क्योंकि 90% जो डिजाइन है ना वो टाइपोग्राफी की वजह से ही इम्प्रूव होता है, और 90% जो डिजाइन है वो टाइपोग्राफी की वजह से ही वीक होता है। अब ये वीक कैसे होता है, इम्प्रूव कैसे होता है? टाइपोग्राफी को समझने के लिए जो है, इसके लिए हम एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे टाइपोग्राफी के ऊपर ही। फिलहाल सिर्फ मैं रूल समझाने के लिए आपकी कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। टाइपोग्राफी जब आप डिज़ाइन के अंदर होती है ना, देखो कस्टमर जो है वो पहले आपके डिज़ाइन को पढ़ेगा, उसके बाद उसको देखेगा। कस्टमर ने डिज़ाइन देखा तो वो पहले इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, वो डायरेक्ट डिज़ाइन को जो है वो पॉइंट आउट नहीं करने लग जाए। डिज़ाइन कस्टमर से कम्युनिकेट टाइपोग्राफी के जरिए पर, सही है। तो टाइपोग्राफी के अंदर डिज़ाइनर क्या गलती करता है, उसको साइजेस का नहीं पता होता। और डिज़ाइनर बिगिनर जैसे रखेगा साइज, उसने फॉन्ट लिया, टक 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 लिखा, ओके किया, ट्रांसफॉर्म करके बढ़ा देते हैं। और नीचे हेडिंग के बाद जो नीचे फॉन्ट लगा अपने हिसाब से लिखा टक टक टक, और अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। उसको रूल्स नहीं पता कि टाइपोग्राफी में
फॉन्ट के जो साइजेस होते हैं उसकी हायरार्की किस रूल की बेसिस पे रखी जाती है। तो ये कंप्लीट वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो गलत फॉन्ट रखना और बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स रखना, किसी भी आर्टवर्क में 2 से ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल यूज़ मत किया करें। ये बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूँ आपको, ट्राई करके देखना। तो टाइपोग्राफी को समझो। ज़्यादातर डिज़ाइनर जो है वो ये समझते हैं कि यार डिज़ाइन ग्राफिक की वजह से या कलर्स की वजह से वीक हो गया, जबकि उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपका जो डिज़ाइन रिजेक्ट हुआ वो टाइपोग्राफी की वजह से रिजेक्ट हुआ। अब 10वें रूट की तरफ आ गए। 10वां रूट जो है सिंप्लिसिटी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का 10वां रूल सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या है? एक बहुत पावरफुल रूल है सिंप्लिसिटी। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स होना वो डिज़ाइन को इम्प्रूव करेगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल होना डिज़ाइन को जो है अच्छा दिखाएगा, है। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स मैं रख दूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दूँ, पिक्चर भी डाल दूँ, इफ़ेक्ट्स भी लगा दूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर होता है वो इसके अपोजिट सोचता है, बिल्कुल अपोजिट सोचता है। वो क्या सोचता है कि यार मैं चीज़ें कम किस तरह करूँ, कट वर्क करके, ताकि सिंप्लिसिटी आए। क्योंकि जब सिंप्लिसिटी आएगी वो क्लैरिटी को पैदा करना, और क्लैरिटी कम्युनिकेशन को पैदा करना। अगर कोई आर्टवर्क सिंपल है तो वो ज़्यादा क्लियर है, यूज़र के लिए ज़्यादा इजी टू रीड है, ऐसा ही क्या। तो क्लैरिटी पैदा होगी तो कम्युनिकेशन पैदा होगा, और कम्युनिकेशन ही तो मकसद है किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। अब देखो ना, दुनिया भर में जो डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं उसका बेसिक मकसद क्या होता है कि उसका कस्टमर उससे कम्युनिकेट करे विजुअली। तो सिंप्लिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो कि प्रोफेशनल्स अडॉप्ट करते हैं। 10 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपने सुन लिए, इनके रूल्स को समझ लिया, इन सबको गोल के पी जाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको याद करो, रट्टा मारो, अपने दिमाग में ना बिठाओ इन रूल्स को, क्योंकि ये आपके पूरे कैरियर में आपको काम आने वाले हैं। ये वो रूल्स हैं कि जो गोरा अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा है भाई, आपको अभी बता रहा हूँ, ताकि आप उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अपने डिजाइनिंग के लेवल को पहुंचा सको। तो शाबाश का रूल क्या है? शाबाश आपको एक सुपर पावर देगा। कौन सी सुपर पावर है वो? डिजाइनिंग प्लस प्रिंटिंग। देखो, आप जब डिजाइन करते हैं तो उसको सिर्फ स्क्रीन में देख के जो है फाइनल वर्डिक्ट मत दो। क्यों? क्योंकि स्क्रीन जो, अब डिजाइनर है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई मॉनिटर में काम कर रहा है, कोई एलसीडी पे, कोई एलईडी में काम कर रहा है, तो उन हर डिवाइस का जो आउटपुट है वो सेम नहीं है। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जो है वो स्क्रीन पे देख के नहीं दी जा सकती। फाइनल प्रोडक्ट कब होगी? कि जब वो प्रिंट की सूरत में आपके हाथ पे आएगा। समझ गए बात? तो अब अगर आपको प्रिंटिंग की नॉलेज नहीं होगी तो इसका मतलब आप सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर हो, अभी तक आप डिजाइनर नहीं बने। तो इसीलिए शाबाश पे हम सिर्फ डिजाइनिंग नहीं सीखते, बल्कि डिजाइनिंग प्लस प्रिंटिंग की नॉलेज के बारे में हम फोकस करते हैं। ये डिजाइनर को प्रिंटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। फाइनल आउटपुट उसके जहन में होना चाहिए। जब उसके जहन में होगा तो वो उसी हिसाब से डिज़ाइन करेगा। तो ये वो सुपर पावर है कि जो एक डिज़ाइनर को एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटर से अलग करती है। और मार्केट में ऐसे डिज़ाइनर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है कि जो प्रॉपर ब्रांडिंग की प्रिंटिंग को समझता हो, सिर्फ डिज़ाइन को नहीं समझता हो। तो इन 10 स्टैंडर्ड्स के ऊपर जिस दिन आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया तो अपने आप को शाबाश कहना। क्यों? क्योंकि ये वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर पूरी दुनिया काम करती है। आप तो अपनी मर्जी से काम करते रहे हैं अब तक, अब नहीं चलेगा ऐसा। शाबाश के साथ जुड़े रहोगे तो इस तरह की तमाम चीज़ें सीखोगे और अपने आप को एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे दुनिया के सामने लेके आओगे।
तो आज हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के 10 बुनियादी उसूल जो है वो सीख लिए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सॉफ्टवेयर जो है वो टूल्स हैं, वो आपको बटन्स और टूल्स सिखाते हैं, और रूल्स जो है वो आपको डिजाइनर बनाते हैं, और प्रिंटिंग ये आपको रियलिटी दिखाती है। तो शाबाश का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है, सीधी बात है कि डिजाइनिंग प्लस प्रिंटिंग इक्वल टू अ रियल सुपर पावर। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शाबाश के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लाजमी बताना कि जो आपने अपने डिज़ाइन को विन रूल्स के ऊपर टेस्ट किया तो क्या रिजल्ट आया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।